हेलो एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पेरेंट जी। हमारे पिछले एपिसोड में हमने बात किया मिसेस मेघाली से, जिन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किया एज अ मदर एज वेल एज अ बिजनेस ओनर। अपनी जगह को छोड़ के, अपने कल्चर को छोड़ के एक दूसरे जगह के कल्चर को अपनाना, उसको अपना बना लेना, इट्सेल्फ इज़ एन अचीवमेंट। सो आज हमारे साथ मौजूद है मिसेस नमिता, जो एक 19 साल और एक 14 साल की बेटी की माँ है, एंड शी हैज़ ऑल्सो को फाउंडेड नामेग विथ मेघाली मैम। हेलो मैम एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हेलो, मोस्ट वेलकम। सो मैम, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी? यस, मेरा नाम नमिता दशोरा है और मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर, मेरी स्कूलिंग कॉलेज वहीं पे हुई है और मैं अब 21 साल से यहाँ पे हूँ, क्योंकि शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे शिफ्ट हुई। और मेरे 2 बच्चे हैं, जैसा कि आपने बोला। बड़ी बेटी 19 साल की है और छोटी बेटी अभी 14 साल की है। उनका नाम क्या है मैम और वो क्या कर रहे हैं? बड़ी वाली बेटी स्तुति, वो 19 इयर्स ओल्ड है। वो फ्लेम यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में पढ़ रही है और छोटी बेटी अभी क्लास 9 में है। ओके तो मैम, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आप मेघाली मैम से कैसे मिली और कैसे ये फुल नामेग की जर्नी और आपकी जर्नी शुरू हुई? एक्चुअली बड़ी लंबी सी कहानी है। शादी के बाद जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई तो सबसे पहली मेरी फ्रेंड मेघाली बनी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड और उसके हस्बैंड साथ काम करते हैं। दे वर कॉलेज मेट्स ऑल्सो। तो और उससे मिलने के बाद सीरियसली एक वाइब मैच होती है लोगों में, तो हम लोगों का उस तरह का ही कुछ साथ रहा है। और हमारे जो 2 बड़े वाली बेटियां हैं हम दोनों की, वो भी तकरीबन सेम एज की हैं और दे आर ऑल्सो बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स लाइक अस। So it's been a very nice journey and years later we have founded नामेग together। तो अब तो और भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और आई होप कि हम कुछ अच्छा कर पाएँ इस फील्ड में। तो मैम, आपके माँ बनने के बारे में क्या सोच थी? वॉज लाइक बोथ योर प्रेगनेंसीज प्लान्ड, कि आपने दोनों टाइम मतलब सोच के वो हुआ था? नहीं, प्लान तो नहीं कह सकते, बट आई वॉज रेडी। शादी के 2 साल हो चुके थे मेरी पहली बेटी जब हुई थी, तो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड टू बी अ मदर। और दूसरी वाली भी प्लान नहीं थी, बट आई ऑलवेज वांटेड 2 बच्चे मुझे चाहिए थे। इट साउंड्स वेरी वियर्ड कमिंग आउट ऑफ द माउथ, बट मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे जो कि बचपन में, वो 2 बहनें थी एंड उनकी बॉन्ड मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी। तो आई ऑलवेज हैड दैट इन माइंड कि अगर मेरे बच्चे हो तो आई ऑलवेज वांटेड 2 किड्स, और 2 लड़कियाँ होना तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। ओके तो मैम, लाइक व्हाट वाज योर रिएक्शन लाइक व्हेन यू फर्स्ट फाउंड आउट यू वर प्रेग्नेंट, एंड इन द सेकंड टाइम वाज द एक्साइटमेंट एट ऑल? मतलब कुछ भी कम था उसमें कि सेम नहीं, एक्साइटमेंट? सेम था। इट्स रियली मैजिकल, बहुत अच्छा लगता है डेफिनेटली। और एक बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, क्योंकि यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, तो आप एक्सपेक्ट करते हो उस न्यूज़ को, और वो जब आपको मिल जाता है तो यू आर रियली हैप्पी। और सेकेंड टाइम में भी आई वॉज इक्वली हैप्पी। मैं तो यही कहूँगी कि आई वॉन्टेड अ सेकेंड चाइल्ड डेस्परेटली। एंड ऐसा नहीं था कि कुछ प्लान किया था कि इतने सालों बाद होगा, ये होगा, वो होगा, बट आई ऑलवेज दैट हैड दैट इन माइंड। तो खुशी उतनी ही हुई थी जितना पहले बच्चे की हुई थी। तो और आपके हस्बैंड का मतलब क्या रिएक्शन था? ही वॉज ऑल्सो वेरी इलेटेड। वो बहुत ही लविंग और केयरिंग हस्बैंड है तो वो भी बहुत खुश थे और इट वॉज अ हैप्पी टाइम। ओके मैम, आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई लाइफ चेंजेस करना पड़ा, या मतलब जैसे आप मतलब अपना ख्याल रख रही थी या आप काम कर रही थी, तो आपने कैसे उससे हैंडल किया या कुछ भी? मैं काम नहीं कर रही थी, मैं हाउसवाइफ थी और ऐसा कुछ स्पेशल चेंज नहीं करना पड़ा मुझे। कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जो रेस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं वो ज़रूर थे। जैसे पहली मेरी प्रेगनेंसी जो थी उसमें ब्लीडिंग होने लगी थी, तो आई हैड टू बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल और बेड रेस्ट हुआ था मुझे 2-3 महीने तक कंटिन्यूसली। फ्रॉम आई थिंक 5th मंथ टू 7th मंथ मैं बेड रेस्ट पे थी। और उसके बाद फिर आई हैड टेकन परमिशन फ्रॉम द डॉक्टर टू फ्लाई टू माई होम टाउन, मम्मी के पास में चली गई थी। तो वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन का टाइम था। और दूसरी बेटी के टाइम पे भी मुझे इस तरह से ऐसा लगा नहीं कि कुछ रिस्ट्रिक्शन या ख़ास ख्याल रखने की बात है। बहुत सारी प्रेगनेंसीज़ में तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इट्स एब्सोल्युटली इवेंटलेस। बट हाँ, कुछ खाने पीने का ध्यान रखना, थोड़ा सा अपना रूटीन मेंटेन कर लेना, आई थिंक दैट्स अबाउट इट।
ऐसा कुछ स्पेशल मैंने चेंज नहीं किया था अपनी लाइफ में। तो मैम आपने बताया कि आपके फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो आपको ब्लीडिंग हुआ एंड ऑल, तो मतलब वो मतलब कैसे हुआ या कुछ ऐसा? इट वाज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट ना? वॉज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ऐसा मुझे बाद में पता चला। ऑब्वियसली हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, मुझे तो लगा कुछ गड़बड़ हो गई है और वही मन में आता है सबसे पहले। बट डॉक्टर ने बताया कि ये काफ़ी कॉमन है, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह का ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है एंड ऑल, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेसीज होती हैं, बट इट वाज नॉट वेरी डेंजरस फॉर द बेबी। सो खाली बेड रेस्ट और कुछ दवाइयों से काम चल गया था। ओके। तो मैम लाइक आप जब आपको मतलब डिलीवरी का टाइम आगे आ गया, तो उस टाइम पे आपको डिलीवरी लेके कुछ डर था कि मतलब जैसे किसी को नॉर्मल डिलीवरी से डर होता है, किसी को सी सेक्शन, Yeah. तो आपका मतलब दोनों टाइम पे क्या हुआ था? आपके दोनों नॉर्मल थे कि सी सेक्शन थे? बड़ी वाली बेटी नॉर्मल थी और छोटी वाली बेटी सी सेक्शन से हुई थी। सो मैं अगर कंपेयर करूँ तो नॉर्मल डिलीवरी इज़ मच मच बेटर। एंड जितना डर दिखाते हैं मूवीज़ में, सब बना देते हैं कि इतनी बुरी तरह से पेन में तड़प रहे हैं एंड ऑल, तो वैसा तो मेरे साथ टचवुड इस तरह का नहीं हुआ था। इट वाज अ नॉर्मल डिलीवरी। थोड़ा बहुत पेन हुआ था बट इतना ज़्यादा नहीं कि अनबेरेबल हो। एंड उसके बाद में रिकवरी भी उतना ही जल्दी होती है नॉर्मल डिलीवरी में। और सी सेक्शन में इट्स वेरी ईजी कि आप गए, आपको एनेस्थेशिया दे दिया, यू डोंट इवन फील अ थिंग। बट उसमें जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर करना होता है और जो प्रॉब्लम होती है, इट इज़ जस्ट टू मच टू हैंडल। सो आई थिंक आई वुड गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी इफ़ पॉसिबल। सब केसेस में पॉसिबल नहीं होता और आजकल मैं देख रही हूँ लोग ऑप्ट भी करते हैं बहुत अलग अलग रीजंस की वजह से, कि कुछ ग्रह अच्छे होने से दे ऑप्ट फॉर सी सेक्शन एंड ऑल। आई डोंट थिंक सो यू शुड गो फॉर दैट। नहीं, इवन लाइक मैंने सुना कि डॉक्टर्स भी आजकल सी सेक्शन ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। आई थिंक उनका कुछ रहता होगा इंटरेस्ट, मॉनिटरी इंटरेस्ट वगैरह, एंड दे डोंट वांट टू टेक रिस्क। अभी ज़माना थोड़ा सा वैसा भी हो गया कि थोड़ा सा 19-20 होते ही लोग चढ़ जाते हैं डॉक्टर के ऊपर। तो आई थिंक वो भी एक रीज़न है कि थोड़ा सा भी रिस्क ना लेते हुए वो फटाफट से सी सेक्शन कर देते हैं। बट नॉर्मल डिलीवरी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो मैम लाइक जैसे आपने बोला कि ये दिस इज़ ऑल्सो एन एडवाइस ओनली कि आपको नॉर्मल अगर हो रहा है तो आपको वही करना चाहिए। तो ये छोड़ के आप कोई न्यू पेरेंट, नॉट जस्ट फॉर मदर्स, इवन फॉर फादर्स जिनको कोई क्लू नहीं होता है फर्स्ट टाइम पे, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, अपने आप को पढ़ते रहें उसके बारे में, बहुत सारे लोगों से बात करें कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आफ्टर द बेबी इज़ डिलीवर्ड, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो। हालांकि हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर बच्चा अलग होता है, हर पेरेंट अलग होता है, उनका अपना अपना तरीका होता है। बट यू हैव टू बी वेरी, थोड़ा सा पेशेंस रखने की बात है। और जितना ज़्यादा आप उसके बारे में जानोगे उस चीज़ के बारे में, उतना अच्छे से आप उस प्रोसेस को हैंडल कर पाओगे। सो एडवाइस यही है कि आप अगर मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो गो फॉर इट। मदरहुड जैसा तो कोई ब्लेसिंग है ही नहीं दुनिया में। एंड फॉर फादर्स ऑल्सो आई थिंक दे लव देयर स्पाउसेस सो मच, तो वो इजीली उनके टेंट्रम्स और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो हैंडल कर ही लेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल केयर रखने की ज़रूरत होती है बिकॉज मेंटली इट हेल्प्स अ लॉट। तो फादर्स का आई थिंक वहाँ पे रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैम जैसे इंडिया में इस चीज़ का अवेयरनेस बहुत कम है, दैट इज़ पोस्टपार्टम। एक प्रेग्नेंट लेडी को जितना केयर मिलता है, जितना अटेंशन मिलता है, वो डिलीवरी के बाद सडनली बहुत चेंज हो जाता है, विच इज़ वाई बहुत सारे औरतों को ये प्रॉब्लम होती है। बट उनको भी समझ नहीं आता, उनके आसपास के लोगों को भी वो समझा नहीं पाते कि हाउ इट इज़ एंड क्यों हो रहा है। तो इसी टॉपिक पे आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपका मतलब फिज़िकली से भी ज़्यादा फिज़िकल और इमोशनल क्या, मतलब आपका उस टाइम पे क्या एक्सपीरियंस था? इमोशनल बर्न बहुत होता है, ये लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं और इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है क्योंकि इस बारे में बात होती नहीं है। पीपल एक्सपेक्ट यू टू बिहेव इन सर्टेन वे। आप माँ हैं तो आप सब कुछ अपना छोड़ के आप अपने बच्चे को देख सकती हैं एंड यू आर केपेबल। वो पहले से ही धारणा मन में रहती है कि आप कर लोगे क्योंकि आप माँ हो। बट वो लड़की जो कि बचपन से पैम्पर होती हुई आई है, उसको स्पाउस ऐसा मिला है कि उसको कुछ करने नहीं देता, जहाँ पे भी ले जा बोलती है तो वहाँ पे ले जाता है, सब कुछ ला के देता है। देन यू बिकम अ मदर एंड उसके बाद में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है एंड यू आर फिजिकली एग्जॉस्टेड। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट ईजी
आप जग के सब बेबी को टेक केयर कर रहे हो, उसकी हर नीड को इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो। वो रो रहा है बच्चा, आप अपनी चीज़ें, आपको पेट में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, कहीं पे भी दर्द हो रहा है, आप वो छोड़ के आप बच्चे को संभालोगे। तो ये अवेयरनेस तभी आती है जब आप माँ बनते हो कि ये भी काम है, इट्स नॉट ईजी, इट्स एब्सोल्युटली नॉट ईजी। इसीलिए मेंटली प्रिपेयर होना बच्चे के लिए वो बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियली एक रीज़न है कि वो पहले स्ट्रॉन्ग बनाओ फिर बच्चे को दुनिया में लाओ, क्योंकि बच्चा आने के बाद में कितनी अलग अलग तरह की डिमांड्स होती हैं बेबी के लिए, कि कभी बीमार हुआ तो हॉस्पिटल गए, या आजकल तो जो नैन पाउडर वगैरह आते हैं, दीज आर ऑल्सो एक्सपेंसिव, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर इमोशनली टोटली वर्न आउट। जैसे मेरे केस में मेरी बड़ी वाली बेटी जयपुर में पैदा हुई थी और आई वॉज डाइंग टू कम टू कलकत्ता अगेन, कि मुझे तो अपने घर जाना है। तो 2.5 महीने की बच्ची मैं लेके यहाँ पे आई। वहाँ जब थे मम्मी पूरा ध्यान रख रही थी, कपड़े कब धुल रहे थे, कब बच्चा सो रहा है जग रहा है, कुछ लेना देना नहीं था। यहाँ ले तो आई, फिर सब काम मुझे करना पड़ रहा था। तब हिट हुआ, अरे ये तो बहुत बड़ा काम है, रात को सो नहीं रही है वो। मेरे हस्बैंड पूरे दिन वर्क करके शाम को घर पे आए और वो बच्चा थोड़ी देर तो अच्छा लगता है खिलाना, अब वो सोए ही ना, हम लोगों को नींद आए, 1 बज गया 2 बज गया। वी हैव वीडियोज़, वी कीप ऑन लाफिंग सीइंग दोज वीडियोज़, बट उस टाइम पे इट वाज सो स्ट्रेसफुल फॉर अस। तो ये चीज़, ये एक तरह का अपना बच्चा है, यू कैन नॉट डिसलाइक दैट पर्सन, दैट छोटा सा बेबी, एंड येट यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू लव, एंड you are despising it also at the same time. I don't know how to make you understand this feeling, but सब तरह की mixed feelings होती हैं वो, but वो निकल जाता है टाइम, because बोलते हैं कि एक शक्ति होती है माँ, so somehow वो एनर्जी गैदर करके लोग कर लेते हैं, but it becomes very very difficult for some people जिनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। So I think family अगर साथ में नहीं है तो it is a little bit challenging to take care of a newborn baby. तो आपके सेकेंड प्रेगनेंसी में भी सिमिलर एक्सपीरियंसेस थे? सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे आई वॉज मोर अवेयर, सबसे बड़ी बात ये है, और बच्चा का क्या डिमांड है, किस तरह की उसकी फीलिंग्स है, क्या उसको चाहिए, वो मैं समझ गई थी बड़े बच्चे के साथ में। तो सेकेंड टाइम इवन आई वॉज मोर केपेबल, और मुझे मालूम था कि ये एक्सपेक्टेड है बच्चे से, तो आई वॉज मोर प्रिपेयर्ड। तो इतना ज़्यादा नहीं लगा जितना फर्स्ट टाइम पे हुआ था। जैसे फर्स्ट टाइम आपने बोला कि नींद, एग्जॉशन, वो बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आपने मतलब उसको कैसे डील किया? हाउ डिड यू एडजस्ट टू इट? टाइम लगा काफ़ी, बट इट वॉज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड फॉर मी एंड माई हस्बैंड, बिकॉज पहले जब बच्चा नहीं था तो वी वर जस्ट हैविंग अ लाइफ टाइम ऑफ फन एंड लव, और उसके बाद बच्चा आ गया तो हम दोनों ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में पड़ गए, तो आपस में खींचातान भी ज़बरदस्त होती थी, एंड वी वर डिप्राइव्ड ऑल्सो, बहुत बुरी तरह से, नींद से भी, भूख से भी, एंड बट इट टेक्स टाइम, बट यू लर्न एज यू गो ऑन विद योर लाइफ। आई थिंक सभी लोग सीखते हैं गिरते पड़ते, तो हम लोग भी सीख गए कि ये इसको शाम को नहीं सुलाएं तो शायद ये जल्दी सो जाए, इसको इस टाइम पे ये खाना ना दे तो ये रात को ना रोए। तो वो करते 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 धीरे धीरे हम सीख गए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगा, बट वी वर देयर। मैम, आप एक चीज़ क्या बताना चाहेंगी पोस्टमार्टम के बारे में, जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, या एक नई मदर के आसपास के लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए जो ज़्यादा नहीं है? तो वो एक चीज़ पोस्टमार्टम के बारे में आपको क्या लगता है? पोस्टमार्टम में आई थिंक फैमिली प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से पहले के ज़माने के लोग जो 6-6, 7-7 बच्चे करते थे, वो इजीली इसीलिए कर लेते थे क्योंकि उनकी फैमिली पूरी एक साथ रहती थी, तो वो बहुत बड़ी हेल्प होती है। अभी न्यूक्लियर फैमिलीज़ में ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, वेयर यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ द बेबी अलोन। तो हेल्प लीजिए अपने फ्रेंड्स से, फैमिलीज से, और मेडिकल हेल्प भी अवेलेबल है। पहले ये सोशल टैबू था कि मेडिकल हेल्प नहीं ले सकते, बट अभी इट्स क्वाइट ओपन। तो मेडिकल हेल्प लीजिए, काउंसलिंग लीजिए, तो उसमें आपको थोड़ा सा हौसला बंधेगा, एंड यू विल हैव मोर स्ट्रेंथ टू टेक केयर ऑफ़ द बेबी। ओके, एंड ड्यूरिंग द जर्नी, मतलब पूरा ये पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद का जो जर्नी था, उसमें आपके हस्बैंड का रोल कितना इम्पोर्टेंट था, एंड हाउ डिड ही, मतलब उन्होंने कैसे वो रोल को अपनाया? बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। आई थिंक हर फादर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें, क्योंकि उनको भी उतनी ही अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि ये जो मेरी स्पाउस है, शी इज़ गोइंग थ्रू सो मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम। तो ही हैज़ टू बी अ प्रोवाइडर, मेंटली, फाइनेंशियली,
फिजिकली ऑल्सो, बिकॉज अगर माँ इतनी एग्जॉस्टेड है, वो नहीं संभाल पा रही है, तो उसको इक्वली चिप इन करना होता है बच्चे को ध्यान में ध्यान रखने के लिए। तो फादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है दोनों ही प्रेगनेंसीज में, एंड आई रियली होप कि सब लोगों को के हस्बैंड्स इतने अंडरस्टैंडिंग हों कि वो हेल्प करें, बिकॉज अ मदर नीड्स अ लॉट ऑफ हेल्प। इट्स नॉट ईजी टू टेक केयर ऑफ अ बेबी अलोन। तो मैम जैसे कि आप जानती हैं हमारा एक ऐप है पेरेंटजी बोल के, तो आप उस ऐप के बारे में कुछ बोलना चाहेंगी कि आपको उस ऐप के बारे में क्या लगता है? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? बहुत ही अच्छा ऐप है। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड ऑल द न्यू मदर्स टू डाउनलोड इट, क्योंकि इसमें सभी तरह की इन्फॉर्मेशन है, फ्रॉम बीइंग प्रेग्नेंट टू जब आपका बच्चा 5 साल तक का हो जाता है तब तक का, क्योंकि न्यू मदर्स को ही सबसे ज़्यादा करेक्ट एडवाइस की ज़रूरत होती है। सो आई रियली थिंक कि ये हेल्पफुल होगा बहुत ज़्यादा ऐप, और आई विश कि ये जब मैं प्रेग्नेंट थी तब इस तरह का कोई ऐप होता। सो ऑल द बेस्ट टू दिस ऐप। थैंक यू मैम। तो मैम थोड़ा ये सीरियस टॉपिक से हट के अब आपके बच्चों के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो जब आप सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई तो आपकी जो बड़ी बेटी है, आपने उसको कैसे एहसास दिलाया कि एक भाई या बहन आने वाला है, और उसने उस चीज़ को कैसे लिया, और पूरा मतलब उस टाइम का माहौल कैसा था? शी वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी। इतना कितना वो समझ पाती थी उस बात को, ये मुझे नहीं पता, बट वो बहुत एक्साइटेड थी कि उसका कोई बहन या भाई आने वाला है। हम लोग मेक श्योर करते थे कि उसको बोलते थे कि ये तुम्हारा बेबी होगा, तुम्हारे साथ में ऐसा खेलेगा, तुम्हारे साथ में होगा, तुम्हारा बेबी होगा। तो वो उतनी एक्साइटेड रही। जब वो एक्चुअली शैली पैदा हुई तो उसके साथ में खेलने के लिए हमेशा रेडी रहती थी। स्कूल से आते से ही उसको गोद में उठाना होता था, तो वो बॉन्डिंग तभी से बन गई थी उसकी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि उसको हैंडल करना पड़े या कोई जेलसी फील हो उसको। तो मैम क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब मतलब जब कोई सेकंड चाइल्ड मतलब पैदा होता है तो फर्स्ट चाइल्ड से थोड़ा तो अटेंशन मतलब थोड़ा वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि जो नया बेबी है उसको ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। तो आपने उस चीज़ को कैसे डील किया, या ऐसा कुछ हुआ? हाँ, सेकंड चाइल्ड जब होता है तब फर्स्ट चाइल्ड थोड़ा सा तो नेग्लेक्टेड फील करता होगा डेफिनेटली, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा अनडिवाइडेड अटेंशन बच्चे को मिलती है। फर्स्ट बच्चे पे आप ध्यान भी ज़्यादा देते हो कि हर चीज़ को आप मॉनिटर करते हो, और जब सेकंड बेबी आ जाता है तो आपका ध्यान उसी तरह से छोटे बच्चे में ऑब्वियसली ज़्यादा लगता है। तो बड़ा बेबी थोड़ा सा फील कर सकता है, बट मेरे केस में दोनों का डिफरेंस 5 साल का था, तो थोड़ी सी समझदार हो गई थी। पर मैं सोचती हूँ कि अगर 2-2.5 साल का डिफरेंस किसी बच्चे में है तो डेफिनेटली थोड़ा आपको वर्क करना पड़ेगा कि आपस में ज़्यादा परेशानी ना हो, बड़ा बच्चा लेफ्ट आउट फील ना करे, स्मॉदर्ड फील ना करे छोटा बच्चा, तो और कुछ प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं। जैसे मेरे टाइम में जब मेरी बड़ी बेटी थोड़ा एस्थमेटिक थी और मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम में, तो उसको हमको भर्ती करना पड़ा था फॉर अ नाइट, एंड इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर मी। और हमारी फैमिली से यहाँ पे कोई भी नहीं रहता हमारे साथ में, तो मैं और मेरा हस्बैंड हम लोग रुके थे हॉस्पिटल में, एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट पूरी रात स्टूल पे बैठे रहना बीइंग प्रेग्नेंट। तो ये सब चैलेंजेस आए हमारे सामने, और जब बच्चा हो गया उसके बाद में ऑब्वियसली इट इज़ मोर इमोशनल, मेंटल एंड नॉट फिजिकल। सो आई थिंक इट वाज अ स्मूथ प्रोसेस फॉर अस। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था, बट इट वाज ओके। तो मैम जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होने लगे तो आपने कहा उनका बॉन्डिंग मतलब एकदम बचपन से ही बहुत अच्छा था, क्योंकि आपने वैसे उसको मतलब समझाया शुरू से। लेकिन आपका जो पेरेंटिंग स्टाइल मतलब जैसे आप उनको मतलब बड़ा कर रही थी, तो वो बड़ी बेटी के टाइम पे जो था, क्या छोटी बेटी के टाइम पे थोड़ा डिफरेंट था, या जैसे वो बड़े हुए क्या वो चेंज हुआ? हाँ, डिफरेंट था। बड़ी बेटी के टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा ऑन हैंड पेरेंट्स थे, क्योंकि हम हर चीज़ को मॉनिटर करते थे क्रेजीली कि वो क्या बोल रही है, क्या खा रही है, स्कूल में क्या कर रही है, होमवर्क पूरा हुआ कि नहीं, या फिर उसको क्या खाना चाहिए, उसका क्या इंटरेस्ट है। अगर वो कुछ कर रही है ठोका पीटी तो हम लोग बोलते थे अरे ये तो इंजीनियर बनेगी। वी वर सो इन्वॉल्व विद हर। और सेकंड बच्चे के टाइम में थोड़ा सा यूज टू हो जाते हैं बच्चे के साथ में रहते हुए, तो इतना ज़्यादा हम लोग उस तरह से मॉनिटर नहीं करते जितना फर्स्ट बेबी का जो एक्साइटमेंट होता है वो सेकंड बेबी में थोड़ा सा कम हो जाता है। बट नंदरलेस बच्चे तो सारे ही अपने आप प्यारे होते हैं। तो ये है डिफरेंस। मुझे लगा कि फर्स्ट बेबी के टाइम पे हम लोग बहुत क्रेजीली ओवरवेलमिंग
ओवरवेलमिंग जिसको वर्ड बोलते हैं ना, उस तरह से उसके पीछे पड़े रहते थे। छोटा बच्चा जो मेरी छोटी वाली बेटी है, वो उसको हमने शायद ABCD भी नहीं सिखाई होगी, उसने खुद ही सीख ली। और बड़े के टाइम पे हम लोग फीड इन करते रहते थे ज़बरदस्ती कि इसको ये भी सिखाओ, ये भी सिखाओ, ये भी करना है, वो भी करना है। तो ये तो है डिफरेंस दोनों बच्चों में। ओके, तो मैम आपकी दोनों बेटी अभी टीनेजर, एक वन इज़ 14 एंड वन इज़ 19, तो क्या कुछ चेंजेस आया उनमें बीइंग अ टीनेजर बिहेवियर वाइज, और आपका उनके साथ रिलेशन चेंज हो, लाइक आर यू मोर ऑफ अ फ्रेंड नाउ दैन अ मदर, बिकॉज इस उम्र में वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यस, विद माई एल्डर डॉटर, मेरे दोनों ही बच्चे टेम्परामेंट में दोनों एकदम विपरीत हैं, एकदम ऑपोजिट हैं। बड़ी वाली बेटी जितनी एक्टिव है उतनी ही छोटी बेटी लेट बैक है। तो बड़ी वाली इज़ मोर लाइक अ मदर टू मी एंड मदर टू द यंगर वन ऑल्सो, और जो छोटी वाली है वो पूरा पैम्पर्ड है। तो उसके चक्कर में बड़ी वाली हमेशा मुझे कंप्लेन करती है, इसको तो आप नहीं डांटते हो, इसको तो आप नहीं बोलते हो, हमेशा डांट मुझे ही पड़ती है। सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परामेंट। वो ले सकती है इसलिए मैं उसी को डांटती हूँ मोस्टली, बिकॉज शी इज़ दैट टाइप ऑफ गर्ल जो कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इन्वॉल्व कर लेती है खुद को, और शी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड टू मी। अभी मुझे लगता है कि उससे दिन में जब तक 5-6 बार बात नहीं करती तो मेरा पूरा दिन नहीं बीतता। और छोटी वाली अभी भी उस स्टेज पे है जहाँ पे मुझे वो मम्मी वाली फीलिंग आती रहती है। बड़ी वाली के साथ इट्स मोर ऑफ अ फ्रेंडशिप। तो मैम प्रेगनेंसी ओवरऑल एक बहुत सीरियस जर्नी होती है, तो लेकिन उसमें भी कुछ फ़न, कुछ एक्साइटमेंट तो छुपी होती है। तो उसी चीज़ को थोड़ा बाहर लाने के लिए हमारे इस सेगमेंट को हमने बनाया है, विच इज़ द रैपिड फायर राउंड। तो रूल्स बहुत सिंपल है, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, थोड़े फ़नी, थोड़े इंटरेस्टिंग, थोड़े आपके पर्सनल थिंकिंग के बारे में भी वो पता चल जाएगा। तो आर यू रेडी? एब्सोल्युटली। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपकी सबसे बड़ी क्रेविंग क्या थी? बहुत ही क्लीशे आंसर, खट्टी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट इज सबसे फ़नी मोमेंट क्या था आपके दोनों प्रेगनेंसी में? सेकेंड प्रेगनेंसी में एक मोमेंट था जो कि ऑकवर्ड भी बोल सकते हैं, अब देखती हूँ तो फ़नी है, कि मेरी बेटी जब होने वाली थी तो प्रीमेच्योर थी थोड़ी सी, तो वी हैड टू, मुझे पेन्स होने लगे अचानक से। तो हमारे कॉम्प्लेक्स में ही एक गायनी डॉक्टर रहते थे, तो हमने प्लान किया कि हम उसको जाके दिखा देते हैं। तो हम गए, तो उन्होंने, मेरी मम्मी थी साथ में और मेरे हस्बैंड थे एंड मेघाली वॉज ऑल्सो देयर। तो उन्होंने बोला कि आप ग्लव्स खरीद के ले आइए। ग्लव्स खरीद के हम लेके आए, क्या करेंगे पता नहीं, यानी एक्चुअली जस्ट उन्होंने पूरा हाथ ऐसे घुसा के अंदर में वेयर एंड ही वो तब मेरे हस्बैंड मेघाली और मेरी मम्मी बिल्कुल मेरे सामने थे, एंड ही वाज डूइंग दैट प्रोसीजर कि क्राउन हुआ है कि नहीं बेबी का देखने के लिए। इट वाज हिलेरियस, वी वर लाफिंग एंड गेटिंग एम्बैरेस्ड एट द सेम टाइम। ओके, तो मैम अगर आपके दोनों प्रेगनेंसीज को कंबाइन करके या अलग अलग कोई मूवी बनती तो आप उसको क्या नाम दोगी? एक ही नाम, गदर एक प्रेम कथा, बिकॉज आई वॉज as frustrated as Tara Singh during my pregnancies, and it was a I love you, I hate you kind of a relationship with my husband. ओके, मैम आप अपने दोनों बच्चे को अगर कोई सुपर पावर दे सकती तो वो क्या क्या होगा? सुपर पावर तो शायद नॉलेज की सुपर पावर अगर है तो वो ही दे दूँ, जिससे मे बी देयर लाइफ बी वेल सेटल्ड एंड दे आर हैप्पी। ओके, क्या आपने अपने बच्चों को कभी कोई फ़नी निकनेम दिया या उनको किसी और से कोई फ़नी निकनेम मिला? नहीं। अगर कोई फिक्शनल कैरेक्टर आपकी बच्चों को, जब ऑब्वियसली जब वो लोग छोटे थे, बेबी सिट कर पाते, तो आप किसको चूज़ करती? Mrs. Doubtfire. That's great. So funny. I wish somebody could babysit them like that. तो मैं निश्चिंत होके छोड़ सकूंगी। ओके मैम, लास्टली एक मतलब आपके लिए माँ बनने में सबसे अनएक्सपेक्टेड पार्ट क्या था जो आपने सोचा भी नहीं लेकिन वो हुआ? आई वॉज वेरी लेजी एंड वेरी सेल्फिश, जो कि दोनों ही खत्म हो गए आफ्टर आई बिकेम अ मॉम। सो आई थिंक इट वॉज अनएक्सपेक्टेड ऑफ मी। आई स्टार्टेड वर्किंग एंड हाउ कैरियर भी आगे बढ़ गया एंड घर में भी सब कुछ कर ही रहे हैं डेफिनेटली। ओके, so ma'am, this is the end of our rapid fire round. I enjoyed it so much. Thank you so much ma'am for coming here and for sharing your experiences with us. And just lastly, we would want you to
लीव बिहाइंड अ मैसेज फॉर योर चिल्ड्रन, आपके दोनों बेटियों के लिए एक छोटा सा मैसेज, ताकि जब वो ये पॉडकास्ट देखे वो इसे सुन पाए। मेरी दोनों बेटियों को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आई लव यू अनकंडीशनली। आप जो भी करो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, एंड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, एंड अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। बस मैं वही बोलना चाहती हूँ अपने बच्चों को। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं हमारे आज के एपिसोड को। वी वुड लाइक टू थैंक नामैग फॉर गिविंग अस दिस ब्यूटीफुल प्लेस टू शूट। एंड अगर आप एक नए पेरेंट हो तो ज़रूर हमारे ऐप पेरेंट जी को डाउनलोड कीजिए। इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।